नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मुद्दा अभी बाकी है, बात चल रही है कोचिंग क्लासेस और जहाँ भीड़-भाड़ वाले जो मार्केट है, मॉल्स है, लाइब्रेरी जो भी उनके फायर ऑडिट की यानी सुरक्षा जाँच की। क्योंकि भीड़ वाली जगह पे हमने अभी देखा कि लखनऊ में ऐसा हादसा हुआ, 15 बच्चों को अपनी जान गँवानी पड़ी। ऐसा हादसा बाकी जगह भी होने की संभावना से नकारा नहीं जा सकता। संभावना के पहले यदि उसका पूरा अनुमान है या उस पे ऐसा संभावना की हो सकता है, तो उसके लिए पूर्व नियोजित क्या सूचनाएं होनी चाहिए, क्या उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्या उसकी सुरक्षा होनी चाहिए, इसके लिए महानगर पालिका स्वराज संस्था जहाँ पे भी होती है वो इसमें काम करती है। अब अमरावती महानगर पालिका में जहाँ पर हमने बात की, कोचिंग क्लास का ऑडिट नहीं करते, ऐसा बहुत स्पष्ट हमें सूचना मिली है। हमारे साथ में आज माजी महापौर है अमरावती के मिलिंद चिमोटे, जो पॉलिसी बनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, किसी भी चीज को नई बनाना, उसका इम्प्लीमेंट करना और क्या जरूरत है अमरावती महानगर पालिका को, इस पे विशेष अध्ययन रहता है। आज जानते हैं उनसे कि जब वे महापौर थे तब की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में, और तब क्या नए काम किए, और मुख्य जो बात आज हमारा आज का जो मुद्दा है फायर ऑडिट का है ना, जो सुरक्षा जांच, बिल्डिंगों की सुरक्षा जो होनी चाहिए, फायर से कहो, अतिवृष्टि से, किस चीज के लिए, हर चीज के लिए कोई ना कोई नियमावली होती है। क्या नियमावली का पालन महानगर पालिका में होता है? क्या इनके कभी प्रयास रहे हैं पालन करवाने के? सीधा सवाल। मिलिंद, नमस्कार। नमस्कार। आज हम लखनऊ में बहुत बड़ा हादसा हो गया देखा हमने, और इससे पहले 2 साल पहले गुजरात में भी हुआ था, और भी जगह कई जगह आग लगती है तो बिल्डिंग में से लोगों को बाहर कूदना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले तो हुआ था, कूदे लोगों ने, नीचे गद्दे लगाए थे, गद्दे पे कूदते कई लोग उसमें अपनी जान बचा पाए। ऐसी व्यवस्था, गद्दे की दुकान हर इसके बाजू में नहीं रहेगी, ये भी संभावना हो सकती है। नागपुर में भी अभी आग लग गई थी, बाजू में पटाखे की दुकान थी। ठीक है, कहीं शॉप में आग लगती है, दुकान में आग लगती है तो उसकी जिम्मेदारी, तो सारे नुकसान उसका होता है। लेकिन यहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस है, ये लाइब्रेरी हो गई, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, जहाँ पे ज्यादा लोग काम करते हैं, ऐसे में यदि फायर और बाकी सुरक्षा का ऑडिट महानगर पालिका द्वारा नहीं किया जाता, क्या इसके लिए पॉलिसी बन सकती है? क्या होता है ऑडिट, होना चाहिए, या अधिकारी नहीं करते? दोनों चीजें, होता तो होगा, नहीं होता ऐसा तो नहीं है। नहीं, ऐसा है कि अगर कोई ये बोलता है, कह रहा है कि भाई इसकी कोई पॉलिसी बनाना नहीं बनाना हमारे डिस्क्रिएशन का पार्ट नहीं है जी। देखो, ऐसा है कि MRTP एक्ट जो है, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट, उसके तहत म्युनिसिपल कारपोरेशन जो है वो प्लानिंग अथॉरिटी है जी, नियोजन प्राधिकरण है। मतलब इस शहर का जो भी नियोजन है उसका पूरा के पूरा अधिकार महानगर पालिका का, मतलब हमारा जो सर्वसाधारण सभा है, हाउस है, उसको है। तो हम अगर प्लानिंग अथॉरिटी है तो इसका मतलब साफ है कि इस शहर का प्लानिंग किस तरीके से किया जाए। वो केवल बिल्डिंग बनाना, रास्ते बनाना, नाली बनाना इतने ऊपर तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं, आबादी बढ़ती है, सेवाएं बढ़ती है, सुविधाएं बढ़ती है, रूल्स बदलते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होती है, उसके हिसाब से रोज अपडेट होना पड़ता है। बिल्कुल, पॉलिसी में बदल होना जरूर है, उसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी बात है। और अगर जहां प्लानिंग आ गया वहां पॉलिसी आ गई जी। तो ये पॉलिसी हम बना सकते हैं, हम नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? कहीं पर कोई हादसा हो गया तभी हमको इसकी जाग आती है, फिर हम चिल्लाते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। क्या कायम स्वरूप हमारे पास ऐसी पॉलिसी नहीं रहना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो तो कुछ ऐसी है पॉलिसी या नहीं है? पॉलिसी है ना, पॉलिसी है। अपन सिर्फ एक ही मुद्दा ले कि कोचिंग क्लासेस, बिल्कुल, कोचिंग क्लासेस में से ठूस के बच्चे भरे जाते हैं। 40 की कैपेसिटी में 60 बच्चे, 20 की कैपेसिटी में 70 बच्चे, यानी एक बेंच पे 3-3, 4-4 बच्चे बैठाए जाते हैं। ऐसे भी हमने इंस्टीट्यूट देखे हैं। आप नीचे की साइकिल की स्थिति देखो, 50-50, 60-60, 70-70 गाड़ियां, साइकिल्स खड़ी रहती है, और बैठने की कैपेसिटी 20-40 से ज्यादा नहीं। तो ऐसी सिर्फ आप लोग भी भैया कमर्शियल तो टैक्स दे दो, टैक्स लेने तक की जिम्मेदारी हो जाती है कि बाकी उसके पीछे की सुविधा नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुविधा है तो जो वहां के जो ओनर है, वो बिल्डिंग का ओनर है, उसको देना पड़ता, और हमको ये कंपल्शन करना पड़ता कि अगर आपको इसका लाइसेंस चाहिए, जैसे अभी आपने कहा कोचिंग क्लासेस का है, तो कोचिंग क्लासेस के लिए हमारे यहाँ शायद ये पॉलिसी है, नहीं पता नहीं, पर कोचिंग क्लासेस यहाँ जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में बच्चे आते हैं, वहां पर भीड़ जो भी हम भाई, जो भी आप समझो, व्यक्ति भी आता है तो जिम्मेदारी तो जान की है। जी जी जी। तो बिल्कुल उसमें एक चीज तो जरूर होना है कि वहां पर इमरजेंसी एग्जिट के लिए अलग से व्यवस्था रहना चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी जो बिल्डिंग्स है जहां पर कोचिंग क्लासेस बने हैं या लग जाते हैं जाकर के,
वो स्पेशली कोचिंग क्लासेस के लिए बनाई गई बिल्डिंग नहीं होती है। शायद कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होता है, भाड़े से ले, 2 रूम भाड़े से दे देते और वहाँ कोचिंग क्लासेस शुरू कर देते, या कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती है उसमें जाकर के कोचिंग क्लासेस शुरू कर देते हैं। तो ये अपेक्षित नहीं है जी। उसके लिए अपेक्षित ये है कि अगर कोचिंग क्लासेस के लिए आपको प्रीमाइसेस चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, उसका अलग से ऑडिट होना चाहिए। उसमें एंट्रेंस के लिए जैसी सुविधा है उसी प्रकार से इमरजेंसी एग्जिट की भी व्यवस्था होना चाहिए, कम से कम सुरक्षित रूप से, कम से कम दो उसको स्टेयरकेसेस रहना चाहिए जी। एक आने के लिए तो है, बाकी समय पे आप एक ही वापरिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, एक ही स्टेयरकेस से वो आना जाना कर सकते। मगर अगर कभी इमरजेंसी हो जाती है, आग ही नहीं, ऐसा समझ लो भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, तो आते वक्त जो बच्चे आते हैं कोई भी कोचिंग क्लास के क्लास में, तो धीरे धीरे आते हैं, 5 आएंगे, 10 आएंगे, 20 आएंगे, जाकर के कोई पहले आता 5 मिनट, कोई उसके धीरे धीरे आके भर जाता है आने का। पर अगर इमरजेंसी हो जाती है, वन टाइम पे फ्लो आ जाता है, एट ए टाइम उसको एग्जिट करना है। अगर उसमें 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 के 100 बच्चों को 1 मिनट में एग्जिट करना है। तो फिर वो एग्जिट करने के लिए चेंगड़ भी मस्ती उसमें जो एंट्रेंस की हमारी जो सुविधा है, जो कैपेसिटी है, क्या वो पर्याप्त है? नहीं है। इसीलिए उसको फिर इमरजेंसी एग्जिट रहना चाहिए कि फिर एंट्रेंस वाले इससे भी उतरेंगे और एग्जिट वाले से भी बच्चे निकलेंगे। इसके बारे में पॉलिसी बनना चाहिए। अभी तक तो मुझे नहीं मालूम कि भाई ऐसी कोई पॉलिसी फिर कैसे ऐसे इंस्टीट्यूट चलते हैं, क्या होता है फिर सही में, आप लोग क्या करते हैं, प्रशासन क्या करता है? सुरक्षा तो कोई है ही नहीं, हर लोग फीस की ले रहे हैं, आप टैक्स ले लेते हैं और कोचिंग वाले फीस ले लेते हैं। मैं बताया ना, माँ बाप के पास में कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि आजकल स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाई बंद हो गई, उनको तो कोचिंग कंपलसरी लगाना ही लगाना है। पर कोचिंग का व्यवसाय ऐसा लग रहा है कि स्कूलों को कमजोर करके कोचिंग की तरफ कन्वर्ट किया जा रहा है सबको। वो एक अपना अलग, उसके ऊपर अलग चर्चा हो सकती है, मगर हम जहां तक बच्चों की सुरक्षा का या प्लानिंग का बात करेंगे, तो हम लोग प्लानिंग अथॉरिटी जरूर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो जीबी है, सर्वसाधारण सभा, पर इसके लिए जो सबसे अहम बात है वो प्रशासन ने उसके बारे में पहल करना चाहिए। अलग अलग महानगर पालिकाओं में, आज मुंबई जैसी महानगर पालिका, पुणे जैसी महानगर पालिका है, जहां पर बच्चे, लाखों बच्चे आते हैं अलग अलग जगह से, वहां पर कोचिंग क्लासेस वहां पर भी चलते हैं, दिल्ली में भी चलते हैं। वहां क्या नियम है, क्या पॉलिसी है, क्या सुविधा है, उसके लिए रखना पड़ता है। क्या हर एक कोचिंग क्लास वाले को रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? उसने हमारे पास रजिस्ट्रेशन करना चाहिए कि हमको यहाँ इस बिल्डिंग में स्पेशली कोचिंग क्लास लगाना है, जहां बच्चे आते हैं। या हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स की तो चलो लेते हैं, हमारे से एनओसी लेते हैं, वो फायर एनओसी ले लेते हैं, पर जहाँ कोचिंग क्लासेस है, आपने सही कहा, तो कोचिंग क्लास के लिए ऐसे सेपरेट बिल्डिंग्स बनना चाहिए। और अगर एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में आपको अगर बनाना है तो हमारा ऑडिट जरूरी है वो कोचिंग क्लास के लिए। वो ऑडिट की सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हाउस के सामने आना चाहिए और हाउस में उसके ऊपर पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ये सारा काम प्रशासन को करना पड़ेगा, पर हमारे प्रशासनिक जो इच्छा का अभाव है उसमें, उसके वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि कब जब एक आध बार कोई हादसा हो जाएगा तो फिर हम भागा दौड़ी करेंगे, चिल्लाएंगे, 10-15 दिन रोएंगे कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। फिर जैसा कि वैसा, हमारे मराठी में एक मन है, पुन्हा माझा ये रे माझा मागल्या, जैसा है वैसा चलते रहेगा। और ये 15 दिन का, उसमें भी एक जो एक बिल्कुल बहुत ही खराब स्थिति है, ऐसा कुछ हो जाए, फिर कहीं कुछ एक आधा ठहराव हो जाए, ये हो जाए, हम उसमें भी अवसर ढूंढते। इतनी तकलीफ उन लोगों को, इतनी तकलीफ होती है 15 दिन 20 दिन, और उसके बाद में सब शांत हो जाता है। इसके पहले हुआ ना अमरावती, तो नहीं अमरावती में, वहां शायद दिल्ली के हादसे के बाद में अमरावती में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सब जगह जा रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं, कोचिंग क्लासेस का ऑडिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब आज ये भी नहीं, मुझे तो इस बात का ताजुब लगता है कि हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल है कॉर्पोरेशन के पास? जिन्होंने पुरानी एनओसी लेके रखा था वो कंटिन्यू चल रही हो, उसका भी रिन्यूअल नहीं है, हर साल रिन्यूअल करना पड़ता है। नहीं, ऐसे अभी हो नहीं रहा, प्रोविजन है, होना चाहिए, सब होना चाहिए। क्योंकि जब हादसा होगा, जब पूछेंगे तुम्हारे पास फायर ऑडिट था क्या, तुम्हारे पास इंश्योरेंस था क्या, तुम्हारे पास एग्जिट था क्या, वो वही चीज बोला कि यदि वो पहले हो जाती है तो ऐसे क्या अब क्या हो सकता है? देखो, हमने साफ बात की तो उन्होंने कहा कि हम बिल्डिंग का ऑडिट करते हैं, किसी स्पेशल कोचिंग क्लासेस का नहीं। यानी जैसे मैं उदाहरण दिया कि राजापेट पे गुलशन मार्केट है, वहां पे बहुत सारी कोचिंग क्लासेस चलती है, तो एक एक कोचिंग क्लासेस में 30 से 40 से 50 बच्चे रहते, तो बोले नहीं, हम गुलशन मार्केट का ऑडिट कर लेंगे, हमारा काम संपन्न हुआ।
नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हम प्लानिंग अथॉरिटी है और कानूनन प्लानिंग अथॉरिटी का क्या मतलब बनता है? नियोजन प्राधिकरण। तो हर चीज का प्लानिंग करने के अधिकार हमारे तरफ है। अगर हम लोग उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो बात अलग है, पर प्रशासन की अगर इच्छा है तो जरूर कानून बनाए जा सकते हैं, जरूर बायलॉज बनाए जा सकते हैं, जरूर उसकी नियमावली बनाई जा सकती है कि अगर आपकी बिल्डिंग को भले सैंक्शनड है, हर चीज से सैंक्शन, पर आपको अगर यहाँ पर ये चीज करना है तो उसके लिए विशेष रूप से कोई हम लोग नियम बना सकते हैं। हम कोचिंग क्लासेस के लिए अलग से नियम बना सकते हैं, हम हॉस्पिटल के लिए अलग से नियम बना सकते हैं, हम जैसे आपको पता है अभी मल्टीप्लेक्स बनते हैं उसके लिए हम लोग अलग से नियम बना सकते हैं। एक बार फायर सुरक्षा का नियम अगर हम बना लेते हैं और उसमें ये सब कैटेगरीज डाल देते हैं, भाई फायर सुरक्षा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो चुकी है। इसके लिए अगर फायर सुरक्षा नियम हम बना देते हैं तो उसके तहत हम केवल कोचिंग क्लासेस ही नहीं, हॉस्पिटल्स है, भीड़ वाले इलाके हैं। आज तो ऐसी परिस्थिति है कि नया जो यूनिफाइड डेवलपमेंट रूल्स आ गए हमारे यहाँ, उसके तहत हम 10 मंजिला 12 मंजिला इमारतों को हम परमिशंस दे रहे हैं। पर क्या हमारे अगर ऊपर 12वें मंजिल पे आग लगेगी तो क्या हमारे पास फायर ब्रिगेड है? उसके लिए तो सही में आपने कहा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके लिए हमको बहुत अलग से बैठना आज पे स्पेशल हम इसलिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं है मिलिंद भैया कि नियम नहीं है, नियम है। क्योंकि जब आप नोटिस भेजते हो कोचिंग क्लासेस को कि आपने ऑडिट कराया क्या, तो किसी न किसी नियम के अंतर्गत भेजते होंगे। जब हम पूछते तो हम बोलते जरूर नहीं। फिर ये डबल पॉलिसी क्यों है और फिर आप लोग क्या करते हो ये सब काम नहीं होता है? तो देखो अभी ठीक है 3 साल से आप नहीं थे, अभी 4-3 महीने से वापस आप अभी करेंगे। देखो हमारा भी तो 2-3 ही मीटिंग हुए हैं और ये हादसे जो होते हैं, इन हादसों के बाद में ये सारी चीजें होती है। मगर दुर्दैव की बात ये भी है कि हम जब सदन में बात करते हैं तो पॉलिसी बनाने में हम लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं रहते। हम लोग कायम स्वरूप ही अगर आपको करना है, ये टेम्पररी सॉल्यूशन हो जाता है। हाउस में हम चिल्लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यूं करेंगे, ये करेंगे तो शुरू हो जाएगा काम। पर उसके ऊपर जब तक हम लोग कानून नहीं बनाएंगे, कानून क्यों बनता है देश में? क्योंकि वो उसको स्टैंपिंग कर देता है कानून बनने के बाद में कि इसके इधर भी नहीं जा सकोगे, उधर भी नहीं जा सकोगे, इसके हिसाब से आपको काम करना है। शायद आने वाले समय में हमको ये करना पड़ेगा। जहां तक है बहुत सारी पॉलिसी नहीं डिसाइड होती है। मुझे लगता है जो मुंबई महानगर प्रांतिक महानगर पालिका की आपकी बुक्स, यदि आपके पास पॉलिसी नहीं तो आपको उसको फॉलो करना है, ऐसी है ना? उसमें तो होगा ना इसका। देखो मोटे मोटे नियम तो है ना, नियम नहीं ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, मैं बता रहा हूं, कोई मन से तो काम नहीं कर लेता, कोई कर नहीं सकते, और अगर करना भी है तो कर सकते, ये भी बता दे रहा हूं। नहीं, उतर रस्ते आप ही नहीं काटते ना? नहीं, रस्तों का सवाल ही नहीं है। महानगर पालिका का जो सदन है उसको ये बोला गया है कि ये जो सदन है ये शासन है इस शहर का, तो हमको ये पर्याप्त अधिकार प्राप्त है। अगर सदन कोई चीज के बारे में कोई नियम बनाना चाहे, उसमें सिर्फ एक ही बात है कि हम जो नियम बना रहे हैं वो महाराष्ट्र शासन का, गवर्नमेंट का जो नियम है या केंद्र सरकार का जो नियम है, लॉ है, एक्ट है, उससे विसंगत नहीं होना चाहिए। अगर कानून वहां कुछ बना हुआ है, आप अपनी पर हम हमारा अपने अमरावती के लिए, जो कि हमारे अमरावती को ये चीज ज्यादा बेटर बना सकते हैं, यदि नहीं है तो वो तो मानना पड़ेगा ना। बिल्कुल मानना पड़ेगा। नहीं है स्थिति में तो आपको वो बॉम्बे प्रांतिक का मानना पड़ेगा। बॉम्बे प्रांतिक में मैं आपको वही बता रहा, बॉम्बे प्रांतिक में अगर नियम नहीं है तो हमारे जो कर्तव्य है सेक्शन 63 में हमारे ऊपर स्पेसिफिक कर्तव्य दिए हैं, ये आपको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। और 66 सेक्शन में जो दिए हैं वो हमारे स्वेच्छा कर्तव्य है, स्वेच्छा अधिकार भी है। जहां कर्तव्य है वहां अधिकार भी हमारे तरफ होते हैं। अगर हम पे कर्तव्य दे दिया है उस बीपीएम से, मतलब महाराष्ट्र प्रांतिक नियम ने, अधिनियम ने, तो जो हमारे कर्तव्य उसके लिए अधिकार भी हमारे पास है, और अधिकार है तो हम कानून बनाने के भी अधिकार है, तो हम लोग बना सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। दूसरी एक बात मैं कहना चाहूंगा, पता नहीं पर हमारे पास जो ये टेक्निकल जो चीजें हैं, फिर वो पर्यावरण का विषय है, फिर वो फायर का विषय है, फिर वो हमारे पास और भी आरोग्य के विषय, इसके लिए जो पर्याप्त स्टाफ रहना चाहिए वो नहीं, टेक्निकल स्टाफ रहना चाहिए वो नहीं है महानगर पालिका। हमने कई बार उनको ये बोला है कि ये जो चीजें हैं इसके लिए देखो ऐसा है, फायर ब्रिगेड के लिए फायर सिक्योरिटीज जो है या फायर है, ये कोई साधारण सा काम नहीं है। आपको पता है फायर इंजीनियरिंग का भी नहीं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स है फायर इंजीनियरिंग में, 4 साढ़े 4 साल का पूरा कोर्स करना पड़ता है, स्पेशलाइजेशन है।
जैसा सिविल का होता है, जैसा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है, वैसा फायर इंजीनियरिंग होता है, इसका कॉलेज नागपुर में है। तो हमारा जो सुपरिटेंडेंट ऑफ फायर सर्विसेज जो है हमारे यहाँ पर, जो अधीक्षक होता है या फायर, उसके ऊपर की जो पोस्ट है, उसके ऊपर जो व्यक्ति का चयन होना चाहिए, जिसके पास उसका चार्ज रहना चाहिए, वो फायर इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट है। अपने यहाँ से प्रमोशन कर करके सुपरिटेंडेंट को पहुंचा, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसको वर्क अनुभव लेते उसका, वो भी नहीं है। हमारे पास क्या है, सुविधा कुछ नहीं है। आपने देखा होगा तो कॉर्पोरेशन के अधिकतर जो सर्वोच्च पद है उसके ऊपर सब प्रभारी बैठे हैं। अब प्रभारी कौन है, तो वहां कोई नहीं है, तो जो है उसको प्रभार दे रहे हैं, पर ये पर्याप्त नहीं है। फायर इंजीनियरिंग ये बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट है। पता क्या, फायर में भी 25 आदमी परमानेंट है और अस्थायी 25 से 50 लोग हैं, और अमरावती महानगर पालिका के 50 फायर कर्मी बहुत इमरजेंसी सर्विस है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ हमेशा काम, उनको फिर दूसरे काम में भी देना है, वाटर सप्लाई भी करना है, कहीं मिनिस्टर आया तो पानी भी डालना है, दूसरे भी चीजें करनी है, पानी सप्लाई भी करना, आग बुझाने के लिए उनके बहुत सारे काम रहते हैं। उसके बावजूद उनके आदमी का, ये तो इमरजेंसी सर्विसेज है ना, इसमें तो आदमी पूरे होने चाहिए कम से कम। बाकी में चलो आप कर लो, बाकी आदमी की कम तो महानगर पालिका पूरे महाराष्ट्र में सभी जगह कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पे जाना चालू हो गया, परमानेंट आदमी नहीं है कहीं पे। पर ये जो पद है, मैं इसका इसलिए बता रहा हूँ कि ये मैंने की हुई चीज है, इसलिए बता रहा हूँ। मैं जब महापौर था तो मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख साहब, उनको खत लिखा था, उनको एक निवेदन दिया था कि भाई महाराष्ट्र शासन ने एक जीआर निकाला, बहुत पुराना जीआर है, कि अगर हमारा प्रशासकीय खर्च जो है, जो हमारा उत्पन्न है, उसका अगर प्रशासकीय खर्च जो हमारा वो 40% के ऊपर है, तो हमको कोई नए पद भर्ती की परवानगी शासन से नहीं मिलती है। हालांकि जो पद हम भरते हैं उसका पगार और सारी जिम्मेदारी उत्तरदायित्व तो हमारा है, मगर शासन ने बहुत साल पहले ये निकाला कि भाई हम लोग आड़ी टेढ़ी पद भर्ती कर देते, पूरा पैसा कर्मचारियों में खर्चा कर देते हैं, तो इसलिए एक जीआर निकाला कि भाई इतना टके के ऊपर अगर आपका खर्चा है तो आपको पद भरने के लिए परवानगी नहीं मिलेगी। उत्पन्न बढ़ाना पड़ेगा दूसरी भाषा में आपको, दूसरा कोई मार्ग ही नहीं। उत्पन्न बढ़ेगा तो ये रेशो नीचे घटेगा ना। आज अगर हमारे पास 100 करोड़ है और हमारा खर्चा 40 करोड़ है, जो कर सकते हैं, तो हम लोग नहीं कर सकते। अगर हमारा उत्पन्न 200 करोड़ हो जाएगा तो नेचुरली ये रेशो नीचे आ जाएगा। इसमें भी कई दिक्कतें हैं, मगर मैंने उनसे कहा था कि ये जो चीजें हैं जिसको हम इमरजेंसी सर्विसेज बोलते हैं, एसेंशियल सर्विसेज बोलते हैं, इसके लिए ये जीआर को अपवाद कर दिया जाए। और आपको मैं आज पहली बार आपके माध्यम से अमरावती शहर के नागरिकों को बता रहा हूँ, तो मैंने वो बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, महापौर थे उसमें, सारे नगर पालिका के नगराध्यक्ष थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, आयुक्त थे, खुद सीएम साहब खुद थे, डिप्टी सीएम मतलब ये थे, हमारे नगर विकास के राज्य मंत्री थे, हमारे सेक्रेटरी थे। तो उन्होंने मुझे 2 मिनट बोलने का अवसर दिया था। मैंने ये बात उनको बताया और सब हाउस के सामने रखा कि ये कैसा कानून है आपका, कैसा जीआर है कि अगर कल कहीं आग लग गई तो हम जाके हमारे नागरिकों को ये बताएंगे कि हमारा खर्चा भाई 40% के ऊपर है, इसलिए आप आग में मर गए करके। तो ये उन्होंने बहुत बारीकी से सुना, और जब वो भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने सेक्रेटरी को, सब इतने बड़े लोगों में ये कहा कि वो उस वक्त फाटक साहब करके थे, जयराज फाटक, उनको कहा कि फाटक साहब मुझे मालूम नहीं था इस प्रकार का जीआर हमने निकाल के रखा है, कि महापौर साहब जो बोल रहे, महापौर जो बोल रहे हैं, अगर ये सत्य है तो हम कौन से रास्ते पे चल रही है गवर्नमेंट, ये कोई तरीका नहीं है। अगर कल कहीं आग लग गई और फायरमैन ही नहीं है गाड़ी के ऊपर, तो क्या करेगा, तो महापौर क्या करेगा, आयुक्त क्या करेगा? तो इनकी जो डिमांड है इसको फुलफिल किया जाए। मैंने उसमें पद दिए थे कि भाई ये हमारी इमरजेंसी एसेंशियल सर्विसेज है, इसके लिए पर्यावरण अधिकारी चाहिए, पशु वैद्यकीय अधिकारी चाहिए, फायर ब्रिगेड के पोस्ट चाहिए, डॉक्टर के पोस्ट चाहिए, ये सब एसेंशियल सर्विसेज में आते। मुझे आज भी याद है, उसके ऊपर साहब ने खुद लिखा था कि डू द नीडफुल, इसके ऊपर कार्यवाही की जाए। मैं 8 मार्च को रिटायर होने वाला था और 9 मार्च को नया महापौर का चयन होने वाला था। मुझे आज भी याद है, 8 मार्च को हमारे डिप्टी सेक्रेटरी का मुझे फोन आया था सदिच्छा देने के लिए कि भाई आप कल रिटायर हो रहे। तो फिर बोलते बोलते उन्होंने कहा कुछ अगर है तो बताइए। मैं बोला वो हमारी एक फाइल पड़ी थी, हाँ वो मांग थी मेरी। तो उन्होंने कहा कि अरे हाँ हाँ वो तो फाइल सेक्रेटरी साहब के पास है, मैं अभी जाके आपको बताता हूँ। तो मुझे फोन आया उनका 2 बजे, भाई आप 4 बजे कहाँ रहोगे? मैंने कहा आप बोलिए, मैं कॉर्पोरेशन आ जाऊंगा। बोले 4 बजे आपको इसका जीआर मिलेगा रिटायरिंग डे के दिन, मतलब 8 मार्च 2007 का उसके ऊपर डेट है वो जीआर के ऊपर।
तो बोले आपको हम 4 बजे ये भेजेंगे। तो 4 बजने के 10-15 मिनट पहले मैं घर से निकला तो मुझे उनका फोन आया, बोले आपका फैक्स नंबर दीजिए। तो कॉर्पोरेशन का जो भी व्यवहार होता है, पत्र व्यवहार होता है, वो आयुक्त के साथ होता है, कोई मेयर के साथ में कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आता है। आयुक्त एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। तो मैंने उनको कहा आपके पास आयुक्त का फैक्स नंबर है? तो उन्होंने कहा नहीं, प्रधान सेक्रेटरी ने ये बोला है कि ये जो जीआर है ये आयुक्त के फैक्स पे नहीं जाएगा, ये मेयर के फैक्स पे जाएगा, क्योंकि ये हमारे तरफ से आपको गिफ्ट है, डिपार्टमेंट की तरफ से। आपको झूठ लगेगा, 4:05 पे मेरे फैक्स के ऊपर वो पूरे पदों की मान्यता आ गई। ये कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया ऐसा नहीं, पर अगर हम गवर्नमेंट को जानकारी चाहिए, अगर हम गवर्नमेंट को समझा सकते हैं कि ये देखिए इसमें आप ये जो शक्तियां बरत रहे हैं ये न तो कॉर्पोरेशन के हित में है, न आम आदमी के हित में है, न हम हमारे अधिकारों को सही ढंग से कर सकते। तो मुझे पूरा यकीन है, मैंने अभी पिछले मीटिंग में ही बोला था उनको कि पशु वैद्यकीय अधिकारी की जो नियुक्ति है, जहां जहां अपर्याप्त है वहां वहां सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक फैसले में ये बोला कि जहां जहां पद नहीं भरे वो तुरंत भर दिए जाए। मैंने उनको कहा जब सुप्रीम कोर्ट में बोल रहा है तो भर दो। कल गवर्नमेंट पूछेगी तो बोल दो भाई सुप्रीम कोर्ट ने इसका पालन किया, मगर हमारी इच्छा शक्ति। तो अब इसमें क्या किया जाए बताइए। मैंने आप प्रोसीडिंग देख लीजिए, मैंने प्रोसीडिंग में बताया कि ये पशु वैद्यकीय अधिकारी जो है हमारे अभी जो था वो सहायक पशु वैद्यकीय अधिकारी था, उसके पास चार्ज था, और कितने सालों से पशु वैद्यकीय अधिकारी का ये जो उस 8 मार्च के जीआर में सैंक्शन हुए थे ये दोनों पोस्ट। तो मैंने कहा भर दो, तो नहीं भरे। अभी कोई प्रक्रिया ये लिख रहे गवर्नमेंट को कि भाई वो फलाने ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मान्यता दो। मुझे लगता कभी कभी कर लेना चाहिए, बस कर लेना चाहिए, होगा जो देखेंगे। ये जो चीजें हम पब्लिक इंटरेस्ट में करते हैं, अगर हम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई चीज कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई शासन, कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री कौन करेगा पब्लिक इंटरेस्ट की कोई चीज के लिए नहीं बोलेगा ना, और बल्कि अप्रूवल देने की कोशिश करेंगे वो। तो कम से कम मैं ये बोलता, हमारे पास 50 क्लर्क नहीं रहे तो चलेंगे, हमारे पास एक आधा टेक्नीशियन व्यक्ति चाहिए, एक आधा उपायुक्त नहीं रहेगा चलेगा, एक आधा सहायक आयुक्त नहीं रहेगा, नॉन टेक्निकल पोस्ट जो है नहीं रही तो चलेगी, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले सकते हैं। पर टेक्निकल जो पोस्ट है, और कम से कम जो उसका प्रमुख है, फायर का होगा, पर्यावरण का होगा, पशु वैद्य आरोग्य अधिकारी होगा, कम से कम ये जो जीवन से जुड़े हैं लोगों के, हजारों लाखों लोगों के जीवन से जुड़े हुए पोस्ट है, इसको भरने में तो बिल्कुल कोई भी झिझक नहीं करना चाहिए। ये जब आएंगे, आप सोचिए एक फायर इंजीनियरिंग किया हुआ, बैचलर ऑफ इंजीनियर हुआ कोई यंग लड़का या कोई एक्सपीरियंस आदमी वहां पर आके बैठेगा, उसको पता है, उसको सारे कानून भी पता है, उसका टेक्निकल पता है, और उसके प्रॉब्लम जाके खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा करना, उसने तो 4.5 साल उसका इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स किया, वो जाके खड़ा हो जाएगा तो 2 मिनट में बता देगा ये बिल्डिंग में क्या क्या खामियां हैं और इसको क्या क्या पूरा करना है। तो हमारे यहाँ ये सारी चीजों का अभाव, और दूसरी बात अभाव तो है लेकिन इच्छा शक्ति भी। तो अब नहीं, अब आप लोग 95 लोग हो बराबर, और सुरक्षा के मामले में मुझे नहीं लगता कोई एक दूसरे का विरोध भी नहीं, बिल्कुल आपने कहा कि ये करना है तो दूसरा बोले नहीं आवश्यकता नहीं है, अपने को ऐसा नहीं है। हालांकि होता है, अब प्रॉब्लम यही है कि कोई ऑडिट करने जाता तो आप में से किसी का पहुंच जाता है उसको छोड़ दो करके, क्योंकि बहुत से प्रशासनिक कार्य में तकलीफ आप लोगों की भी है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कई लोग है कि भाई उसका नहीं करना, इसका नहीं करना, फिर एक का नहीं करना तो वो दूसरे का भी नहीं करता, फिर दूसरे को भी सुविधा निकाल लेता। तो ये सारा उनको भी कार्य से विचलित करने वाले तो आप लोग ही कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि देखो कॉर्पोरेशन का जो कामकाज चलता है, आप हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि आयुक्त पॉलिसी नहीं बना सकते जी, पॉलिसी सदन को बनाना है, ठप्पा लगाएगा सिर्फ उस पर। कानून या पॉलिसी जो है वो सदन को बनाना है, और एग्जीक्यूशन जो है उसको कार्यपालन जो करना है वो प्रशासकीय यंत्रणा को करना है। अब यहीं पर सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, आयुक्त को पॉलिसी बनाना है, अच्छा, और हमको एग्जीक्यूट करना है हर चीज को, आपको अप्रूवल देना है, हम उल्टा काम कर रहे हैं। मैं आयुक्त के ऊपर आरोप नहीं कर रहा, मगर ये जो चेंज है दोनों में, आयुक्त ने हर चीज को पॉलिसी अगर जहां है वहां सदन के सामने लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग हैं लोक प्रतिनिधि। और हमको क्या होता है, मुझे कई बार आश्चर्य लगता है, हम जाकर के वहां खड़े हो जाते, यहाँ खड़े हो जाते, ये ऐसा काम करो, वैसा काम करो। ये हमारा काम नहीं है, नगर सेवक का ये काम नहीं है। नगर सेवक का काम है पॉलिसी बनाना जी, और वो पॉलिसी को अमल करने का काम पूरा प्रशासन का है। उसके लिए तो हजारों लाखों रुपए के पगार दे रहे हैं।
अगर लाखों रुपए के पगार लेने वाले अधिकारी का काम हमको मैदान में खड़े होकर करना है, बिना पगार तो हमको करना है, तो फिर उनका जरूरत नहीं है ना, उनको क्या चेंबर में बैठाने के लिए थोड़ी है। तो इसके लिए क्या है, दूसरी पहल ऐसा है, जब जब भी मैं महापौर था और कई भी महापौर थे, ऐसा नहीं कि मैंने किया, अशोक राव डोंगरे भी महापौर थे, ये भी महापौर थे, इवन हमारे चेतन गावंडे भी महापौर थे, अच्छे महापौर थे, उसके पहले नरवणे थे। तो एक हमारे यहाँ एक सिस्टम हमने बनाया था, विलास इंगोले जी थे, तो हमारे यहाँ हमने एक सिस्टम बनाया था, ऐसा कुछ हो जाता है तो महापौर एक बैठक बुला लेते थे, नेता प्रतिपक्ष है, सभागृह नेता है, उप महापौर है, और साथ में कुछ जो है उनको लगता कि भाई इन लोगों से चर्चा होना चाहिए, एक इनफॉर्मल मीटिंग हो जाती है। क्या होना चाहिए इस पॉलिसी, अभी आपके इस पॉलिसी के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है कि महापौर जी ने इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। सदन के सामने जब कोई चीज जाना है, लेके जाना है, उसके पहले तैयारी, पूर्व तैयारी, पहले कंसेंसस होना चाहिए, एक मत हो जाना चाहिए। और ये एक मत कब होगा, जब आप छोटी मीटिंग लगा के हर एक के व्यूज अगर उसमें ले लेते हो, भाई क्या करना चाहिए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी सिस्टम है। मुझे तो देखो, मैं जब महापौर था तो मैं माइनॉरिटी में था, मेरे पास 29 नगर सेवक थे, फिर भी एक भी ऐसा प्रस्ताव नहीं है सदन में जो फेल हो, एक भी पॉलिसी ऐसी नहीं है जो फेल होगी। तो ऐसा क्यों हुआ, तो हम अपने फेवर की होगी सारी, नहीं, एक बात, और मैंने सबको साथ में लेके काम करने का ठहरा लिया था। सदन में जो विरोध कर रहा उसको भी मैं बुला के बात करता था कि भाई देखो, ये जो इसकी है, ये तो मेरे ख्याल से सबके लिए फेवरेबल ही है, कोई किसी के इसमें ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो क्या व्यवस्था हो सकती है महापौर जी से? मैं आयुक्त जी से भी, आयुक्त मैडम से भी बात करेंगे, हम महापौर जी से भी बात करेंगे, हम सदन के नेता जो है उनसे भी बात करेंगे। ये महत्वपूर्ण विषय है, होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण निर्णय। इम्प्लीमेंटेशन तो आगे की बात है, चर्चा तो होना चाहिए। चर्चा अगर शुरू होगी तब तो जाकर उसका हल निकलेगा, तब जाकर के हम लोग पहले डिसाइड कर पाएंगे, वरना वहां 95 लोगों के पास में सीधा जब जाओगे, हाँ, वो तो समझे मालूम नहीं होता जाए, लगाया गया, उसके ऊपर इतनी चर्चा होगी कि अगर मतलब निकलेगा कुछ। अब हमको ही पता नहीं, तो हम ही वहां पे घंटा भर, मैं ही घंटा भर बोलूंगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसमें ये करना चाहिए। प्री मीटिंग एक होनी चाहिए, क्या करना है उसका, क्या प्रेजेंटेशन, और इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो जो प्री मीटिंग रहती है एजेंडा के ऊपर वही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। इमरजेंसी कोई भी आ सकता, सब्जेक्ट हो सकता, कोई महापौर जी को मीटिंग बुलाने के लिए कोई भी बंधन नहीं है, किसी का बंधन नहीं, वो चाहे जब मीटिंग बुला सकते हैं। वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है और प्राधिकरण है, महापौर अपने आप में एक प्राधिकरण है। ये भी बहुत लड़ के मिलाया है हमने। जब हम महापौर थे तो तब तक तो आपने देखा होगा, तो महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में महापौर ये प्राधिकरण नहीं था, रबर स्टैंप था से उद्घाटन करने के लिए। देखो, आयुक्त प्राधिकरण था, अथॉरिटी ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर आप पुराने कानून में ढूंढोगे ना तो आपको मिलेगा, जनरल बॉडी है, स्टैंडिंग कमेटी है, आयुक्त है, उसके बाद में जोन समिति है, ये सब अथॉरिटीज थी, पर मेयर अथॉरिटी नहीं थी। तो हम वहां पे, हमारा महाराष्ट्र महापौर परिषद जो था, मेयर काउंसिल, उसमें हम लोग लड़े, हमने अधिकार ले लिया, ठहराव किए, हमने भेजे, मुख्यमंत्री जी से कई बार मिले कि हमको कोई अधिकार तो रहना चाहिए। तो उन्होंने अधिकारों की, हमारी जो लड़ाई थी उसके पहले हमको प्राधिकारी तो बनना पड़ेगा, तब जाकर के अधिकार मिलते, किसी को भी नहीं मिलते। कानून का जो सिस्टम है उसमें पहले आपको एक अथॉरिटी करके, उसको आप अथॉरिटी हो, ये पहले बिठाना पड़ेगा आपको कानून में, फिर जाकर के अगर हम प्राधिकारी है तो फिर हमारे अधिकारों की बात होगी, वो आएंगे तो हम प्राधिकारी बन गए। पर दुर्दैव से उसके बाद में महाराष्ट्र महापौर परिषद में या बाकी कहां पर उसका उतना पर प्राधिकारी है। तो महापौर तो हमारे सबके शहर के प्रमुख नागरिक हैं, फर्स्ट सिटीजन है, वो बुला सकते हैं बैठक, क्या करना चाहिए क्या नहीं, मैं बात करूंगा, मैं भी उनसे आनंद। हमारे साथ में मिलिंद चिन्नूर, मुद्दा था कोचिंग क्लासेस की ऑडिटिंग का, लेकिन उसके साथ में कई मुद्दे यहाँ पे निकले जो अभी भी पॉलिसी की राह दिख रहे। पॉलिसी है लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं होता, जो ढर्रे पे चल रही उसी ढर्रे पे, उसको जो पॉलिसी बनी हुई उसको वापस रिन्यूअल नए हिसाब से करना। क्योंकि पुराने समय ट्यूशन्स होती थी, कोचिंग क्लासेस नहीं होती, ट्यूशन बहुत छोटे प्रमाण में, अब लेकिन कोचिंग क्लासेस का प्रमाण बहुत बढ़ गया, बच्चों का प्रमाण बहुत बढ़ गया है, और कई कोचिंग क्लासेस दूसरे तीसरे माले के ऊपर है, चौथे माले के ऊपर है, जहाँ पे कंजस्टेड रास्ता है, कई जगह एग्जिट नहीं है, क्योंकि जो बताया गया कि कोचिंग क्लासेस जो बिल्डिंग बनी उसमें जाके बस गई है, कोचिंग क्लास के लिए कोई बिल्डिंग नहीं बनी है। तो इस प्रकार से यदि पॉलिसी बनती है, जो जैसा कि आज इन्होंने यहाँ पे
कहा है कि हम इसमें इम्प्लीमेंट लाएंगे, क्योंकि सारा जो करना है सदन को बैठ के करना है। प्रशासन की व्यवस्था से भी काम लेना तो सदन को बैठ के लेना है। ये नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, ये भी सदन में बैठ के पूछना है। तो हम आशा करते हैं कि निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। हमारी जो ये मुहिम है अभी फिलहाल कोचिंग क्लासेस के लिए, लेकिन पूरे अमरावती शहर में जहाँ पे भी भीड़ भड़का वाला इलाका है वहां पर ये सारी चीजें होनी चाहिए। इसके लिए एक निश्चित पॉलिसी बनेगी। हम आशावादी है, बिल्कुल आप करें, आपने जो कहा है बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये अमरावती शहर के सुरक्षा की बात है, अमरावती के बच्चों के भविष्य की बात है। हम बिल्कुल अपेक्षा करते हैं कि आप इस पे प्रायोरिटी पे सारा काम करेंगे। आपने बहुत सारी आज महत्वपूर्ण जानकारी दी दर्शकों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे मौका देते, मैं आता हूँ, मेरे जो विचार है, मेरे अनुभव जो है इतने सालों के, मैं आपके साथ साझा करता हूँ, अमरावती शहर के नागरिकों के साथ साझा करता हूँ। इसमें से नागरिकों के पास भी कई जानकारियां जाती है, मालूम पड़ता है, व्यवहार को मालूम पड़ता है, उनको अपने अधिकारों का भी मालूम पड़ता है। कई बार तो नगर सेवकों को भी मालूम नहीं रहता, उनको भी मालूम पड़ता। ये बहुत बड़ा आपका एक, आपके चैनल की बहुत बड़ी अच्छी बात है, जागरूक बात है कि आप हर मुद्दे को लेकर के लोगों की सुरक्षा रहे, चाहे बाकी सारी चीजें रहे, इस शहर के लिए आप जो डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, आपका चैनल हम लेके बैठे तो काम करना भी आपका बिल्कुल अभिनंदन, नहीं आपका बिल्कुल अभिनंदन करना चाहिए। इतने तुरंत मतलब हुए बराबर, कम से कम चर्चा को तो आप शुरुआत करते हैं, तो यहाँ से चर्चा उठती है। तो मुझे पता है हर विषय में जहां जहां आपने उसको छेड़ा है वहां वो चीज लॉजिकल एंड तक गई है, और आपने भी उसको, जब तक वो लॉजिकल एंड तक नहीं जाती तो आपका चैनल उसको उसका पीछा करते रहता है। तो इसके लिए आपका भी, हमारा भी काम सिर्फ खबर देना, शिकायत करना नहीं, उसका जब तक सोल्यूशन नहीं होता, जब तक उसके पीछे, क्योंकि सोल्यूशन चाहिए हमको, हमारी शिकायत नहीं है, हमारी कारपोरेशन में शिकायत नहीं है भाई, ये व्यवस्था तो आप उसको लागू करो। शिकायतें तो हमेशा ही रहती और बहुत रहती, पर उसके सोल्यूशन चाहिए। नमस्कार जी, धन्यवाद।